नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो प्लेबैक इंडिया और मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी सजीव सारथी। स्वागत है आप सबका आपके पसंदीदा कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है में। दोस्तों, आज मेरे साथ हैं उभरते हुए युवा अभिनेता नकुल रोशन सहदेव। पहले गली बॉय और अब ताजा प्रदर्शित पगलैट से अपनी एक अलग पहचान बना चुके नकुल का हम स्वागत करते हैं एक मुलाकात जरूरी है के आज के एपिसोड में। नकुल, रेडियो प्लेबैक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव सर, बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे आपके प्रोग्राम पे बुलाने के लिए और ये एक मौका देने के लिए कि लोग मुझे जान पाएँ कि मैं कौन हूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ। तो जी हाँ, मैं बहुत ही खुश हूँ और उत्साहित हूँ, तो शुरू किया जाए एंड आई एम रेडी सर। थैंक यू नकुल, और सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई स्वीकार करें आप। आपकी फिल्म पगलैट बहुत अधिक पसंद की जा रही है और आपका रोल हालांकि छोटा है, लेकिन फिल्म के नज़रिए से या फिल्म की कहानी के नज़रिए से बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपने जो काम किया है उसको भी सब लोग काफ़ी सराह रहे हैं, अच्छे से उसकी प्रशंसा हो रही है। तो इस ताज़ा कामयाबी को आप कैसे एंजॉय कर रहे हैं, सबसे पहले तो यही बताइए। संजीव सर, बहुत-बहुत धन्यवाद ये मौका मुझे देने के लिए। मैं आपको सिर्फ़ यही बताना चाहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अभी, जिस तरीके का प्यार ऑडियंस हमारी फ़िल्म को दे रही है और गुनीत मैम का प्रोजेक्ट है, तो वो राइट सेंसिबिलिटी से तो हमेशा बनेगा ही क्योंकि जिस नज़रिए से गुनीत मैम भारतीय सभ्यता को देखती है, वो बहुत ही उम्दा है। मुझे बहुत कुछ खुद सीखने को मिला है। सक्सेस को एन्जॉय करने का बात तो सर यही है कि अब मैं यही सोच रहा हूँ कि यहाँ से किस तरीके से और बड़ा और बेहतर और उम्दा परफ़ॉर्मेंसेज़ दे पाऊँ, तो उसी की तैयारी में अभी दुरुस्त हूँ। और अगला फ़िल्म का शूट मैं चालू करने वाला हूँ अप्रैल एंड तक, तो प्रिपरेशन तब से चालू होगी और यही है कि पगलेट के बाद कोशिश यही रहेगी कि अपनी ऑडियंस को कुछ और नया, कुछ और बेहतरीन मनोरंजन दे पाऊँ। डेफिनेटली नकुल। वैसे हम आपके आने वाली फ़िल्मों के बारे में भी बात करेंगे, पर मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि आप आज एक उभरते हुए एक्टर हैं, अब सक्सेस आपके करीब आ चुकी है और अभी तो बहुत आपको मंज़िलें तय करनी है, मुझे पूरा यकीन है कि आप करेंगे भी। लेकिन आपने ये कब और कैसे तय किया कि मुझे एक्टर बनना है? सर ये 20 जुलाई 2006 की बात है। मैं रात को एक इंग्लिश फ़िल्म है, एक बहुत ही उम्दा एक्टर हैं टॉम क्रूज़, उनकी फ़िल्म है टॉप गन, मैं वो देख रहा था और वो फाइटर पायलट की लाइफ़ के ऊपर है मैवरिक। तो मैं वो देखते हुए बड़ा इंस्पायर हुआ और मेरे को लगा कि हाँ, मुझे ऐसा कुछ करना है। सो मैंने जाके अगले दिन अपने पेरेंट्स को ये बताया, उनको लगा कि एक बचकाना-सा ड्रीम है, जो शायद थोड़े दिन में ये भूत है, ये भूत भी सर से उतर जाएगा। लेकिन भूत तो उतरा नहीं सर और आज भी उसी राह पे कायम हूँ। सर, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि सक्सेस कभी भी खरीदी भी नहीं होती है। वो हमें हमेशा उधार पे मिलती है, जैसे हम एक रेंटेड घर रहते हैं ना, उसी तरीके से। तो हर महीने तो नहीं, लेकिन हर प्रोजेक्ट के साथ हमारा रेंट ड्यू रहता है और हर प्रोजेक्ट के साथ हमें वो चुकाना होता है ताकि लोगों से हमें वो प्यार मिलता रहे और हम और मेहनत करके उनको और ज़्यादा एंटरटेन करें, उनको और ज़्यादा अच्छी कहानियाँ बताएँ और उसी तरीके से अगर आप उसको सक्सेस बोलते हैं, तो सक्सेस मान लेते हैं और बस अपने करियर में आगे बढ़ते जाएँ। ओके नकुल, तो अचानक एक रात को आपको लगा कि आपको एक्टर बनना है और टॉम क्रूज़ की फ़िल्म आप देख रहे थे। तो उस वक़्त एज़ एन एक्टर मतलब आप क्या चाह रहे थे? आप एक हीरो वाली इमेज चाह रहे थे? क्योंकि मुझे नहीं लगता एकदम से आपके दिमाग में ये आया होगा कि एक मंझा हुआ एक्टर बनना है, एक्टिंग की बारीकियाँ सीखनी है या कुछ। उस वक़्त लगा होगा कि शायद आपको कि मैं एक जैसे ये हीरो होते हैं वैसा एक हीरो बनूँ। लेकिन एक्टिंग जैसे आप कर रहे हैं, अब मैं देखता हूँ, मैंने आपके दोनों गली बॉय और आपकी ये फ़िल्म पगलेट भी देखी है। तो हर फ़िल्म में मैंने देखा है कि आप कैरेक्टर को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। चाहे आप कहीं डायलॉग नहीं भी बोल रहे हैं, तब भी आपके एक्सप्रेशंस बिल्कुल माकूल होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एज़ एन एक्टर अब आप जब ग्रो कर रहे हैं, तो ये ख़्याल कब आया कि मुझे बहुत सीरियसली अपनी लाइफ़ में एक्टिंग ही करनी है? सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो पहली बार जो थॉट आता है वो एकदम मोहब्बत की तरह होता है। उस टाइम पे कोई लॉजिक नहीं होता है। बस आप सोचते हो कि हाँ यार यही चाहिए यही लड़की चाहिए या यही करियर चाहिए, अगर करियर से प्यार हो जाए तो, जैसे मुझे हुआ है। लेकिन उसके बाद क्या होता है सर कि जब आपको पता पड़ता है कि अच्छा अब जब इस समुद्र में उतरना है तो ये क्राफ्ट तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप
जिन एक्टर्स को मैं देख के इंस्पायर होता हूँ, क्योंकि वो बहुत उम्दा काम करते हैं, तो मैंने सोचा इसीलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं वेस्टर्न घुस जाऊँगा और ढंग से फ़िल्म मेकिंग सीखूँगा कि एक्चुअली फ़िल्म्स बनती कैसे हैं। क्योंकि उससे पहले का जो मेरे को एक्सपीरियंस था या तजुर्बा था वो यही था जो मैं पिक्चर में देखता था कि लगता था एक डायरेक्टर होगा, एक प्रोड्यूसर होगा, प्रोड्यूसर बोलेगा कि हाँ, ये मेरा हीरो है और डायरेक्टर बोलेगा ये मेरी कहानी है और मैं जाके वो सारी बड़ी फ़िल्में जो मैंने सोची है कि मैं करूँगा, बस वो सीधे मिल जाएगी। फिर समझ में आया कि एक्टिंग एक बहुत बड़ी कला है, जिसको आपको बारीकी से सीखना होता है। आपको लोगों को परखने का जो नज़रिया है, लोग कैसे-कैसे छोटे-छोटे हम कैसे बताएँ, छोटी-छोटी जगहों पे किस तरीके से बिहेव करते हैं, जो बिहेवियरल एस्पेक्ट जो होता है, वो समझने में आपको धीरे-धीरे मज़ा आने लगता है सर। जब वो मज़ा आने लगा तो फिर ये लगा कि अब कैरेक्टर को लेयर कैसे किया जाए। सबसे पहले ये देखा जाता है कि कैरेक्टर है कहाँ से? इसका बैकग्राउंड क्या होगा? इसकी सेंसिबिलिटीज़ कहाँ से आ रही है? बिकॉज़ आज आपके लिए ₹500 बहुत छोटी बात होगी, लेकिन आज अगर कोई एक आदमी है जिसके पापा रिक्शा चलाते हैं, तो उसके लिए ₹500 हो सकता है कि महीने भर की। तो एक आपके लिए ₹500 खोना और एक उसके लिए ₹500 खोना, इन एक ही सिचुएशन में 2 अलग-अलग तरीके के लोग किस तरीके से बिहेव करेंगे? ये सारी चीज़ें सर जब आप सोचते हो तो आप एक छोटे बच्चे बन जाते हो और छोटे बचपन में हम जैसे किस तरीके से गेम्स खेला करते थे, अपना एक मेक बिलीव वर्ल्ड बनाते थे, वो सिर्फ़ एकदम इनोसेंट स्पेस से होता था। आज भी यही है कि मैं ट्राई करता हूँ वो एकदम इनोसेंट स्पेस से ही रहे, बस उसके अंदर थोड़ी-सी समझदारी डाल के किस तरीके से उसे बेहतरीन बनाने की एक कोशिश में हमेशा जुझा हुआ रहता हूँ और ट्राई करता हूँ कि हर बार कुछ नया लेकर आ जाऊँ उसके साथ। ओके, नकुल, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो व्हिसलवुड वाला आपका एक्टिंग कोर्स था, ये कब जाके फिनिश हुआ? कितने सालों का ये कोर्स था? और इस दौरान आपने किन अभिनेताओं को अपना मतलब इंस्पिरेशन माना, उनसे आपने प्रेरणा ली? और वहाँ उस व्हिसलवुड जो आपके सुभाष घई की जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आपके मेंटर कौन रहे? सर व्रेस्लिंग कोच का कोर्स जो था वो 2 साल का था। वहाँ पर हमारे को बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ़िल्म मेकिंग, देन जो डिफरेंट मेथड एक्टिंग की जो जो तरीके होते हैं, उसके बारे में हमें सिखाया जाता है। फिर लिटरेचर से इंटरनेशनल आर्ट एंड लिटरेचर का एक प्रॉपर से अलग से कोर्स होता है, जिसमें आप वर्ल्ड सिनेमा देखते हैं, आप कोरियन फ़िल्म देखते हैं, आप रशियन फ़िल्म्स देखते हैं, आप तारकोस्की देखते हैं। सो इन सब से सर आपका एक्सपोज़र जो होता है फ़िल्म्स को लेकर वो बहुत ज़्यादा खुल जाता है, जो मतलब मुझे याद है सर मैं 6 महीने तक तो क्लास में कुछ बोल भी नहीं पाता था कि मुझे ऐसा लगता था मैं ये समझूँ कैसे? बट ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं और फिर जब आप रियल वर्ल्ड में उतरते हैं, वहाँ की स्क्रिप्ट्स देखते हैं, उन अंडर्स जो जितना आपने सीखा हुआ है, उसको आप सर उसको चैनलाइज़ करने का भी एक तरीका होता है, जो मुझे सीखने में करीबन 2 से 3 साल लग गए। जब वो सीखने लगा तो फिर समझ में आया कि अच्छा ये चीज़ यहाँ अप्लाई हो सकती है, ये चीज़ यहाँ अप्लाई नहीं हो सकती है। ये लाइक जैसे सर आपके पास एक टूल बॉक्स होता है। आपको अगर एक चीज़ कोई ठीक करनी हो तो आप पूरा का पूरा टूल बॉक्स वहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। तो वो अंडरस्टैंडिंग भी सर बहुत ज़रूरी है। सर एक्टर्स उस टाइम पे जब मैं देख के जो इंस्पायर होता था, मैंने मार्लन ब्रांडो का काम बहुत सारा देखा, मैंने नसीर सर का देखा। एक्चुअली नसीर सर हमारे एचओडी थे। जमील सर, अरविंद पांडे सर, बेंजामिन गिलानी सर, ये सब मोटले ग्रुप के हैं, जो नसीर सर का एक ग्रुप है। वही हमें एक्टिंग सिखाते थे। जो भी बारीकियाँ हैं, अच्छी-अच्छी परफ़ॉर्मेंसेज़ हैं, परफ़ॉर्मेंसेज़ को सर स्टडी कैसे करना है, वो भी एक आर्ट होता है। उस पे भी हम बहुत समय डालते हैं वहाँ पर। ये सब करते-करते सर एक टाइम बाद जब आपके पास एक के बाद एक के बाद एक प्रोजेक्ट आते जाते रहते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, मैं उसको भी एक टूल मानूँगा। तो वो आपको चॉइसेस बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जब आप अपनी परफॉर्मेंस क्राफ्ट कर रहे होते हैं। और इन सब से ऊपर सर आई थिंक जब आप कैरेक्टर को देखते हो, आप उसके अंदर प्यार ढूँढो कि इस कैरेक्टर में ऐसा क्या है जो सबसे प्यारा है? बिकॉज़ जब तक प्यार नहीं मिलता है, मुझे लगता है इंसान नहीं मिलता है। तो एक इंसान को ढूँढने के लिए प्यार ढूँढना बहुत ज़रूरी है। रेसलिंग कोच के अंदर जिनने सबसे ज़्यादा मेरी हेल्प करी है और जिनकी गाइडेंस में मैं सबसे ज़्यादा ग्रो हुआ हूँ, वो है अरविंद सर। अरविंद सर आई रिमेंबर जब सैटरडे को हमारा क्लास एक्टिंग क्लास नहीं होता था, बट आई स्टिल वांटेड टू परफॉर्म और सर फिर भी उस दिन कॉलेज आते थे सिर्फ़ मेरे लिए, सिर्फ़ वो परफॉर्मेंसेज़ जो मोनोलॉग्स, जो सीन्स मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो सिर्फ़ देखने के लिए। सर उन लोगों में वो टीचर नहीं है,
स्पेशली मैं मॉटली ग्रुप की बात करूँगा, वो टीचर नहीं है जो सिर्फ़ आते हैं कि हाँ, हमारा क्लास का टाइमिंग ये है। वो एक्चुअली अपने स्टूडेंट्स में टाइम इन्वेस्ट करते हैं। जो लोग हार्ड वर्क करना चाहते हैं, दे आर देयर। मतलब मैंने कभी अरविंद सर के मुँह से ना नहीं सुना। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी है सर को, ऑब्वियसली मैं ऑड आवर्स पे फ़ोन नहीं करूँगा, लेकिन उसके अलावा सर हमेशा मेरे लिए खड़े रहे हैं। और आज जो कुछ भी थोड़ी बहुत समझ आई है एक्टिंग के बारे में, कहीं न कहीं उनका एक बहुत बड़ा हाथ है सर। ओके, नकुल। तो व्हिस्लिंग वुड से निकलकर गली बॉय तक पहुँचने में भी आपने एक लंबा सफ़र तय किया, क्योंकि आपका शायद कोई फ़िल्मी बैकग्राउंड नहीं था, शायद आपके पेरेंट्स फ़िल्म इंडस्ट्री से किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में जो आपका स्ट्रगलिंग पीरियड था, उसमें आपके पेरेंट्स ने आपको कितना सपोर्ट किया? और वो जो टाइम था जब आदमी ढूँढता है, काम ढूँढता है, उसे अच्छे प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत होती है, तो वो पीरियड आपका कैसा रहा इन फैक्ट? सर, मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि लोगों की लाइफ में किस्मत अलग-अलग तरीके से आती है। मेरे लिए लक आया है मेरे मम्मी-पापा, नाना-नानी के थ्रू। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया सर। इनफैक्ट मैं बॉम्बे आया था। एक्चुअली थोड़ा ईगोइस्टिक आदमी हूँ। तो मैंने यही सोचा था कि मैं वेस्लिंग वुड्स नहीं, मतलब मैं कहीं पे भी नहीं जाऊँगा। पहले सबसे पहले मैं कॉलेज जाऊँगा, कॉलेज से नौकरी करूँगा, पैसे कमाऊँगा, खुद अपना एक्टिंग करियर चालू करूँगा, मुझे किसी के पैसे यूज़ नहीं करने एंड ऑल ऑफ दैट। तो सर उसके बाद मैंने बीकॉम ऑनर्स एनएमए एमएस में जॉइन किया। 6-8 महीने मतलब मैं खुद को कॉलेज मैं नहीं जा पाता सर। तो पापा फिर बॉम्बे आए और उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि तू अपना टाइम वहीं लगा जहाँ तुझे अपना करियर बनाना है। तू वहीं पे अच्छा कर पाएगा। जहाँ तक रही पैसे की बात, हाँ, थोड़ा महँगा कोर्स है। लेकिन एक बात याद रख, तू अगर ये करेगा तो मेरे पैसे बर्बाद करेगा। वहाँ फिर भी एक चांस है कि शायद मैं तो यही मान लूँगा कि डूबे में, लेकिन क्या पता तू कुछ कर जाए। और मैं तो यही मानता हूँ कि वो सही थे। उसके बाद सर मैं थोड़ा-सा हमेशा अकेले रहने वाला आदमी हूँ। नॉट दैट कि मैं लोगों से मिलता नहीं हूँ, लेकिन मैं सपने अकेले देखना चाहता हूँ और ऐसे ही मैंने हमेशा देखे हैं। तो सर आस-पास वाले हमेशा मेरे सपनों को यही सोचते थे कि यार ये पागल है, ये मतलब आई नो इसके सपने बड़े हैं, लेकिन ये अभी ये काम आ रहा है, ये कर क्यों नहीं लेता है? और सर मैंने एक बार ऐसी गलती करी थी। मैंने एक बार एक टीवी शो था एमटीवी फना, मैं वो कर रहा था और फिर मेरे को रोज़ सुबह सेट पे जाने में मतलब ऐसा लगता था कि यार मैं खुद को घसीट रहा हूँ। वो सेम एनएमएमएस वाला टाइम याद आ गया और मैंने बोला मुझे नहीं करना है। मैंने बीच सीरीज़ में वो चीज़ छोड़ी थी। बट छोड़ना ज़रूरी था सर, क्योंकि अगर मैं मेरे दिल की नहीं सुनूँगा तो कौन सुनेगा? और उसके बाद मैंने तय कर लिया था कि मुझे फ़िल्म्स करनी है। अब उसके बीच में एक बहुत बड़ा ब्रेक आया। तो उस टाइम पे सर क्योंकि मैंने थोड़ा टेलीविज़न कर रखा था, तो बहुत सारे लोग मुझे ये ओपन माइक और यहाँ पर एज़ अ गेस्ट बुलाते थे। तो मैं उस टाइम पे एक ही शर्त रखता था कि मैं एज़ अ गेस्ट आ तो जाऊँगा, लेकिन लास्ट में आई वांट टू परफ़ॉर्म। तो तब मैं मेरे सारे जो जो सीन जो परफॉर्मेंसेस जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया है, मैं वो टैक्सी ड्राइवर का, मैग्नोलिया का मोनोलॉग, वो सारे जाके मैं वहाँ परफॉर्म करता था। क्योंकि सर मैं एक चीज़ बिलीव करता हूँ कि जिस राह पे आपको जाना है ना, बस उसी राह पे काम करो। अगर छोटे रूप में भी अगर आपको वो मिला है, तो फॉर श्योर आपकी लाइफ में वो आने वाला है। उसी तरीके से जिस तरीके से आज मेरे को कोई भी अगर मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की फ़िल्म का कोई मोनोलॉग है जो मैंने परफ़ॉर्म किए हैं। अगर मुझे लगता है कि अगर मैंने वो ओपन माइक पे परफ़ॉर्म किया है तो फॉर श्योर मैं किसी न किसी दिन स्कॉर्सेज़ी की फ़िल्म लीड में करूँगा। ऐसा मैं बिलीव करता हूँ और ऐसा मैं मानता हूँ खुद के लिए, क्योंकि आज तक सही हुआ हूँ, तो आगे भी सही हो ही जाऊँगा। बिकॉज़ ये सारी जो चीज़ें हैं, मुझे अच्छी तरीके से एक चीज़ पता है कि ये मेहनत पे टिकी हुई है, ये किसी और के ऊपर नहीं कि अगर उसने मुझे काम दिया या ना दिया। मैं कभी भी लाइफ़ में इस तरीके से नहीं जीता हूँ कि क्या मुझे ये प्रोड्यूसर या ये डायरेक्टर काम देगा। आई मीन मेरे पास एक विश लिस्ट है, मैं उसके साथ ज़रूर जीता हूँ, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट मैं खुद पे ज़्यादा विश्वास रखता हूँ और उसके साथ ही हार्ड वर्क करता हूँ। तो एक चीज़ मुझे पता है कि हार्ड वर्क कभी वेस्ट नहीं जाता। और रही बात जब सब कुछ अंधियारे में दिखता है, तो नाना की एक बात याद आ जाती है कि बेटा लगे रहे, किसी ना किसी दिन तो नैया पार होगी। तो समुद्र में उतरे हैं सर, तो पूरी दुनिया तो जीत के निकलेंगे। या डेफ़िनेटली नकुल। इसी सवाल से जुड़ा हुआ एक और सवाल मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि आजकल नेपोटिज़्म की बहुत चर्चा है इंडस्ट्री में। तो आप भी एक आउटसाइडर हैं, लेकिन बीइंग आउटसाइडर होने के बावजूद भी आपने आज एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया और अभी भी आपके पास बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत अच्छे लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं और
जिस तरह से मैं आपको सुन रहा हूँ, मुझे यकीनन ये लगता है कि आप बहुत अच्छे लेवल पे जाके कहीं तय करेंगे अपनी मंज़िल को। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका क्या विचार है नेपोटिज़्म को लेकर? मतलब अगर आपको कभी लगा कि यार अगर मैं भी किसी एक्टर का या किसी फ़िल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए व्यक्ति का परिवार से मैं जुड़ा हुआ होता तो मुझे ज़्यादा अच्छे से जल्दी रोल मिल जाता, जो मेरी संघर्ष के दिन थे, वो थोड़े छोटे हो जाते। या फिर आपको लगता है कि इंडस्ट्री सबके लिए बराबर मौका देती है? क्या मतलब आप इन दोनों में से किस चीज़ को ज़्यादा बिलीव करते हैं? सर देखिए, नेपोटिज्म जो वर्ड जिस तरीके से लोग बात करते हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसके लिए थोड़ा अलग है। मैं ऐसा मानता हूँ कि नेपोटिज्म तो हमारी लाइफ में भी है। अगर आपको मैं एक क्लियर एग्जांपल दूँ, जब मेरे पापा ने मेरी व्रेस्लिंग वुड्स की फ़ी तय देने का फैसला लिया, तो उन्होंने उदयपुर में कोई कॉम्पिटिशन नहीं रखवाया था कि बेस्ट एक्टर कौन है। उनके पास थोड़े एक्स्ट्रा पैसे थे, उन्होंने वो निकाले और उन्होंने मेरे अंदर डाल दिए। उसी तरीके से आज अगर किसी बड़े प्रोड्यूसर का बेटा है और अगर बड़ा प्रोड्यूसर अपने बेटे के लॉन्च में अगर वो पैसा लगाता है, तो उसमें गलत क्या है? सर ये मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम पैदा होते हैं तो सबके 2 हाथ, 2 पैर और 1 सर है। अब कौन कितना बड़ा सपना देखता है और उसके पीछे कितनी मेहनत डालना चाहता है, सफलता उससे तय होती है सर। बाकी रही बात आगे क्या है और पीछे क्या है, सर वो जिसको मैं सक्सेस मानता हूँ उसमें उसका कोई रोल नहीं होता। अगर आप बड़े एग्जाम्पल भी लेंगे, हमारी कंट्री से भी लेंगे तो इरफान सर, शाहरुख सर, अमिताभ सर, मतलब आई डोंट सी कि पीछे किसी का नाम है या कुछ है। अगर आप हॉलीवुड की बात करेंगे तो वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो सर बात ये कि एक कंफर्ट वाली सक्सेस, यस, उसमें कहीं आपको आपके पापा क्या करते हैं या मम्मी क्या करती है हेल्प कर सकता है। लेकिन जो एक सक्सेस जिसको हम शोहरत बोलते हैं, वो सर सिर्फ आप और आपके अलावा कोई भी नहीं दे सकता है आपको। ये मेरा मानना है। और अगर मेरी लाइफ में ये मेरे लिए वर्क कर रहा है तो मेरे लिए सही होगा। आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल, बट मेरा ये मानना है सर। बहुत ही यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू है नकुल और काफ़ी अच्छा लगा इसको सुनकर। ओके, तो आपकी गली बॉय पे बात करते हैं। तो गली बॉय जो है आपकी लाइफ़ का एक टर्निंग पॉइंट रहा मेरे हिसाब से और बहुत अच्छी बड़ी फ़िल्म है और बड़े एक्टर हैं इसके अंदर, बड़ी डायरेक्टर थी फ़िल्म की। तो ये फ़िल्म आपको कैसे मिली? और दूसरा इस फ़िल्म में आपने बहुत सारा स्क्रीन स्पेस शेयर किया रणवीर सिंह के साथ, तो वो अनुभव कैसा रहा? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बहुत ही एनर्जी से भरे हुए दमदार एक्टर हैं वो। उनसे क्या-क्या सीखने को मिला आपको? सर गली बॉय मुझे मिली थी नंदिनी श्रीकांत की जो कास्टिंग टीम है उनकी तरफ से कॉल आया था कि जोया की एक ऐसी ऐसी फिल्म आ रही है और एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है सलमान, उसके लिए हम आपको टेस्ट करना चाहते हैं। तो मैंने ऑफिस में जाके टेस्ट दिया जैसे हर एक एक्टर देता है। उसके बाद मुझे 1 या डेढ़ हफ्ते बाद फ़ोन आया कि जोया आपसे मिलना चाहती है। और मैं जब वहाँ गया तो मेरे को 2 सीन परफॉर्म करने को बोला। मैं उस टाइम पे बिकॉज़ मैं ज़ोया के सामने बैठा था और वो सारी चीज़ें, तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया और थोड़ा नहीं सर, ऑनेस्टली बोलूँगा बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया और मैंने बहुत बुरा ऑडिशन दिया। मतलब सर जब खुद को पता होता है ना कि आपने बहुत बुरा ऑडिशन दिया है, बस वैसा ही कुछ था। तो ऐसा लगा कि क्या जो मैं सपने देख रहा हूँ वो सही भी है या क्या मेरे में अंदर इतना टैलेंट है। सर जब किस्मत को मंजूर होता है तो कोई रोक नहीं पाता। तो 3 हफ्ते बाद मुझे वापस फ़ोन आया और बोला कि जोया आपसे वापस मिलना चाहती है। मैं जोया से जाके मिला और उसके बाद उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि नकुल, एक बात ध्यान रखो कि ये जो फिल्म है इसके लिए मुझे तुम चाहिए हो। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो या कुछ है तो मुझे बताओ। जूस, कॉफ़ी, चाय कुछ भी चाहिए मुझे बताओ। प्लीज़ आराम से ऑडिशन दो। अगर रेडी हो तो मुझे बताओ। एंड आई वाज़ लाइक हाँ, मैं रेडी हूँ। सर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा जहाँ पे ये बात मैंने किसी को नहीं बताई है। तो जब सेकंड टाइम मेरे को बोला था कि ज़ोया मिलना चाहती है, उसके लिए मेरे पास 2 दिन थे और मेरा छोटा भाई था। मैंने वो 2 सीन सर दिन-रात उठते-बैठते जागते मैंने सिर्फ़ वो 2 सीन पढ़े और तब मुझे एक सबसे बड़ी सीख यही मिली कि वो बोलते हैं ना कि एक्स्ट्रा मत करो वरना ओवर रिहर्स्ड हो जाएगा। ये सबसे घटिया लाइन है सर, बिकॉज़ ओवर रिहर्स कुछ चीज़ होती नहीं है या एक्स्ट्रा हार्ड वर्क नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। आप जितना करो उतना कम है। और ये चीज़ सर वैलिडिफ़ाई हुई है जब मैं सेट पे गया। जो बोलते हैं ना सर, जब दूर से दिखता है अरे इसको तो ये ऐसे मिल गया होगा, वैसे मिल गया होगा। जब मैंने रणवीर के साथ काम किया तब मुझे समझ में आया कि यार मेहनत करने वाले को ही सब कुछ मिलता है। सर एक छोटी-सी बात, वो इतने खूबसूरत इंसान हैं। अगर एक शॉट में वो नहीं भी होते हैं ना,
वो उतनी इंटेंसिटी से अपना डायलॉग देंगे ताकि मुझे फील बराबर आए। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये उनके सारे एक्टर के लिए वैसा करते थे। मैंने उनको कभी लेट आते हुए नहीं देखा है, मैंने उनको कभी ये नहीं देखा है कि आज मेरा दिन थोड़ा लो है। मतलब एक इंसान जो साल की इतनी हैवी परफॉर्मेंस ड्रिवन फिल्म्स करता है, वो एक दिन छोड़ो सर, एक घंटा भी नहीं, जब ऐसा हो कि वो लो फील कर रहा हो या वो टायर्ड हो, तो तब समझ में आता है सर कि जो शोहरत है वो किसी के बाप की जागीर नहीं है। वो जैसे मैंने पहले बताया था, वो एक किराए की ली हुई है। वो किराया टाइम टू टाइम देते रहते हैं, तो उनके साथ मेंटेन्ड है। तो यही मेरी सबसे बड़ी सीख थी वहाँ से सर। मैं हमेशा अपने आसपास वालों से ही सीखता हूँ, और जो अपने से ऊपर होते हैं उनसे ही सीखना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आई जस्ट वॉन्ट टू स्टे हम्बल, ताकि मैं और से और ज़्यादा सीख पाऊँ और आगे बढ़ पाऊँ। यस नकुल, और एक एक्टर को तो ये एक प्रोसेस हमेशा ही जारी रखना चाहिए मेरे हिसाब से। और जहाँ तक स्क्रीन स्पेस की बात अगर हम करें तो मुझे लगता है कि पगलेट भी आपके लिए किसी एक्टिंग कॉलेज से कम नहीं रही होगी। मतलब आप स्क्रीन स्पेस शेयर कर रहे हैं लेजेंड्स जैसे एक्टर आशुतोष राणा, रघुवीर यादव, राजेश तेलंग। तो ये मुझे लगता है कि वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा होगा। तो इन बड़े बड़े कलाकारों के साथ रहते हुए आपने क्या क्या सीखा इनसे? मतलब किस तरह से ये लोग प्रिपेयर करते हैं रोल के लिए? ये सब कैसा रहा अनुभव आपका पगलेट फ़िल्म का? सर, पगलेट में जितने भी एक्टर्स थे, जैसे आप बात कर रहे हैं रघुवीर सर की, शीबा मैम की, आशुतोष सर की। सर, एक चीज़ बताना चाहूँगा, इनके अंदर एक खूबी है कि जब सीन चल रहा होता है और आप जब सीन कर रहे होते हैं ना सर, तब आपको ऐसा लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ लोग बात ही तो कर रहे हैं। और जब आप पलट के जब सीन एडिट टेबल पे देखते हैं या मॉनिटर पे देखते हैं, तो आप देखते हैं कि मैजिक कैसे क्रिएट हुआ। सर, तभी जो ये परिभाषा है मैजिक की, तब समझ में आता है कि मैजिक वो नहीं है जिसमें मेहनत दिख जाए। मैजिक वो है जहाँ पे मेहनत दिखे ही ना और कुछ जादू हो जाए। और सर, इन सब लोगों से यही देखने को मिला है। मेरे को पगलेट एक तरीके से मेरे को करने में बहुत आसान इसलिए रही, क्योंकि सर होता क्या है कि आपको सिर्फ सीन में प्रेजेंट रहना होता है और उनको ध्यान से सुनना होता है। परफॉर्मेंस आपके अंदर से अपने आप निकल रही होती है, बिकॉज वो जिस फील के साथ डूबे हुए होते हैं ना, आपको सर सिर्फ उस बोट में सैर करनी है, और आप उनके साथ साथ लग के मैजिक क्रिएट कर दोगे। और मोर देन अच्छे एक्टर सर, उनसे मुझे एक बहुत बड़ी बात मिली है, वो एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे शीबा मैम के साथ अगर चाय के ऊपर जो कॉन्वर्सेशन होती थी, मुझे कहीं ना कहीं एक अच्छे एक्टर की समझ के साथ साथ ये समझ में आया कि जब आप एक अच्छे इंसान बनते हो ना, तो उसके बाद जो आप प्योरिटी के साथ परफॉर्म करते हो, तो उनके अंदर वो जो प्योरिटी है सर, वो इनेटली इसलिए है क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है, वो एक प्योर इंसान है। तो ये एक बहुत बड़ी सीख थी सर। बहुत ही कमाल की बात कही नकुल तुमने, और ये वाक़ई सही बात है कि मैजिक तभी माना जाता है जब मेहनत नज़र ना आए। तो ये हर एक्टर का एक अलग तरीका होता है अपने रोल को लेकर प्रिपेयर करने का। मैं तुम्हारा तरीका जानना चाहूँगा कि कैसे एक रोल जब सामने आता है तो कैसे उसको फ़ील करते हो? क्या आप मतलब अपने रोल तक सीमित रहते हो या पूरी पूरी फ़िल्म की स्क्रिप्ट को आप देखते हो, समझते हो, उसके हिसाब से अपने रोल को डिज़ाइन करते हो? वो जो बैक ऑफ़िस में जो काम करते हो, वो किस तरह से तुम्हारा प्रोसेस रहता है, वो बताओ? सर, सबसे पहले जैसे ही मुझे कोई भी रोल कंफर्म हुआ है, उसके बाद मैं डायरेक्टर से जाके मिलता हूँ। डायरेक्टर से मिलने के बाद मुझे वो दुनिया समझने बहुत ज़रूरी है डायरेक्टर के नज़रिए से। सर, वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो ये दुनिया क्रिएट कर रहे हैं, वो विजन डायरेक्टर का है सर। आज अगर कोई एक गैंगस्टर का रोल है, गैंगस्टर अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, लेकिन किस तरीके की दुनिया डायरेक्टर क्रिएट करने वाला है और उसमें आप कहाँ कैसे फिट होते हो, जब वो समझ में आने लगता है, उसके बाद मैं करीबन 1 से 2 बार पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ। तो वो सारी जो कॉन्वर्जेशंस मैंने डायरेक्टर के साथ करी है, वो साथ में ही आपके दिमाग में चल रही होती है। देन सर, एक बहुत ही वियर्ड तरीका है, बिकॉज वो मेरे को क्रिएटिवली बहुत हेल्प करता है। मैं अपनी स्क्रिप्ट को लेके लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाता हूँ। तो साइड में स्क्रिप्ट बैठी होती है, और क्योंकि आपने अभी अभी 2 बार स्क्रिप्ट पढ़ी है, तो घूम रही होती है डायरेक्टर के साथ, बातचीत जा रही होती है, तब मेरे पास आइडियाज़ आने लगते हैं। और वो सारे आइडियाज़ को सर, मैं कितनी बार मेंटल नोट नहीं होता है, तो अब मैं टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो गया हूँ, तो अब मैं आईपैड पे नोट्स बना के
फिर उस फ़िल्म के जॉनर के रेफ़रेंस वाली फ़िल्म्स देखता हूँ, अपने कैरेक्टर क्लोज़ली अगर कहीं से इंस्पायर्ड है, अगर कुछ है या मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से इंस्पिरेशन ड्रॉ करी जा सकती है, तो वो लेता हूँ। उसके बाद सर मैं एक वॉक पे ज़रूर काम करता हूँ बिकॉज़ वॉक इज़ समथिंग कि अगर आपने मेरा मानना है कि अगर मैंने कैरेक्टर की वॉक पकड़ ली, तो मेरे को इन और आउट करने में, सीन में बहुत आसानी होगी। उसके बाद मैं अपनी एक प्लेलिस्ट तैयार करता हूँ म्यूज़िक की कि ये जो कैरेक्टर है, किस तरीके के गाने सुनता होगा। ये सारी चीज़ें सर जब आप मिक्स करते हो, अगर लैंग्वेज पे काम करना है, अगर कैरेक्टर का डिमांड है, तो लैंग्वेज के ऊपर आपने डायलेक्ट के ऊपर काम किया। सर ये सारी चीज़ें जब आप मिक्स करके आप रिहर्सल में जाते हो, रिहर्सल में जब आप सीन एक्टर के साथ पढ़ रहे होते हो, तो कितनी बार आप ऑर्गेनिकली फ्लो होने देते हो। नॉट नेसेसरली आप लाइन्स पे स्टिक रहते हो, बट वो जो मुद्दा है, उस मुद्दे के ऊपर आप बात करते हो। बात-बात में कहीं कोई चीज़ निकल के आ जाती है। अगर वो इम्प्रोवाइज़ेशन फिर आप डायरेक्टर से डिस्कस करते हो कि रखना है या नहीं रखना है, या अगर आपके दिमाग में 5, 7, 10 आइडियाज़ आए हैं, लाइक आई लाइक टू कॉल एक्टर्स सेल्समैन, हम अपने आइडियाज़ को बेचना चाहते हैं, तो ट्राई यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ बिक जाएँ। बट हाँ, तो कुछ आइडियाज़ एक्सेप्ट हो जाते हैं, कुछ आइडियाज़ रिजेक्ट हो जाते हैं, और इन सब कुछ सर व्हेन यू टोटली पुट इन टुगेदर और फाइनली आप सीन करने वाले दिन उतरते हो, तो उस दिन मैं ये सब चीज़ें काइंड ऑफ घर पे रख के आ जाता हूँ कि बैक ऑफ द माइंड है, और फिर उस मोमेंट में प्रेज़ेंट रह के मैं परफ़ॉर्मेंस जीना चाहता हूँ। ये मेरा तरीका है। और उसके बाद हर बार कुछ ना कुछ नया मिल जाता है, तो वो नई चीज़ ट्राई कर लेता हूँ। रिस्क लेने की एपेटाइट थोड़ी ज़्यादा है। कभी-कभी डर भी लगता है कि अगर ये चीज़ वर्कआउट नहीं हुई, तो कहीं ओवर ना लग जाए। बट ठीक है, रिस्क लेना हमारा काम है, और वो लेके मैं अपनी परफॉर्मेंसेस डिज़ाइन करता हूँ। नकुल, मैं दिल से चाहूँगा कि तुम बिल्कुल इसी तरह से रिस्क भी लेते रहो और अपनी परफ़ॉर्मेंस इसी तरह से बेस्ट करते रहो। क्योंकि बहुत अधिक सच्चाई मैंने तुम्हारे अंदर देखी है, तुम्हारी बातों में सुनी है और यकीन मानो मुझे एक अलग ही एक राब्ता तुम्हारे साथ महसूस हो रहा है और काफ़ी अच्छा लगा तुमसे बात करके। आने वाले टाइम में हम तुम्हें कहाँ पे देख पाएँगे और क्या-क्या किस तरह के रोल करते हुए नज़र आओगे और किस तरह से उसकी तैयारी तुमने शुरू की है? सजीव सर, थैंक यू सो मच। आपका इतना विश्वास मेरे अंदर, आपने एक छोटी-सी मुलाकात तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इन बातचीत में भी अगर आपको इतनी सच्चाई महसूस हुई है, तो आई एम डीपली थैंकफुल टू यू सर। आगे वाले काम में सर मेरे 2 वेब सीरीज़ आ रही है। एक है फर्रे और दूसरी है कैंडी। दोनों बहुत ही अलग दुनिया है। मैं उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सर अभी शेयर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे प्रोडक्शन की तरफ से इजाज़त नहीं है। लेकिन 1 या 2 महीने के वेट में हम ज़रूर वापस मुलाकात करेंगे सर, और हम भरपूर के बैठ के उसके ऊपर बातचीत करेंगे कि वो परफ़ॉर्मेंसेज़ मैंने कैसे डिज़ाइन करी थी, या किस तरीके से मेरे दिमाग में आया था। और ऑडियंस का रिस्पॉन्स आई होप अच्छा हो, क्योंकि मेहनत तो बहुत गई है सर। दोनों बहुत ही अलग दुनिया है। एक बिहार में है, दूसरी नैनीताल की वादियों में है, और दोनों कैरेक्टर बहुत अलग-अलग है, दोनों के माइंडसेट बहुत अलग-अलग है। तो सर एक ही चीज़ में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे इतने अलग-अलग दिशाओं वाले कैरेक्टर मिल रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि एक कोई ट्रेट बन गया है कि हाँ, मैं यही करने में अच्छा हूँ। क्योंकि सच बताऊँ तो मुझे पता भी नहीं हूँ मैं किस किस चीज़ में अच्छा हूँ। आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग सर। अभी मेरी उम्र एक्सप्लोर करने की है, और आगे भी एक्सप्लोर ही करना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं जाके एक्टर का कोई न कोई एक चीज़ स्ट्रेंथ बन जाती है। मैं यही चाहूँगा कि मेरी स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स और हाई ऑक्टेन ड्रामा और एक्शन फ़िल्म्स की तरफ बने। मेहनत जारी है सर, उसी की तरफ मैं मेहनत में लगा हुआ हूँ। कभी एक अच्छी बॉक्सिंग फ़िल्म भी करना चाहूँगा, बिकॉज़ उस स्पोर्ट्स से मुझे बहुत प्यार है, और फुटबॉल फ़िल्म भी करना चाहूँगा। फुटबॉल फ़िल्म तो एक्चुअली हमने इंडिया में एक अच्छी देखी भी नहीं है, तो अगर सब कुछ सही रहा और मुझे राइट स्क्रिप्ट मिली, तो हो सकता है उस फ़िल्म में मैं ही नज़र आऊँ। फिर उसके अलावा अमित जोशी एक राइटर हैं, राइटर-डायरेक्टर, जिन्होंने ट्रैप्ड एक राजकुमार राव की फ़िल्म आई थी, वो लिखी थी। तो उनकी एक फ़िल्म है जो अभी चल रही है, जिसका प्रेप मैं इस महीने के अप्रैल मंथ के एंड में चालू करूँगा, और उसके 15 से 20 दिन या करीबन 1 महीने बाद हम फ्लोर पे जाएँगे। उसके बाद एक सीरीज़ और है जो मैं जुलाई में जाऊँगा फ्लोर पे। तो सर बस एक ही चीज़ है कि अभी फाइनली मेहनत थोड़ा-थोड़ा रंग दिखाने लगी है, तो मैं
उसमें लेड बैक नहीं होना चाहता, मैं और जुनूनी बन के और ज़्यादा मेहनत करना चाहता हूँ। और सर इसी तरीके से अगर आपका आशीर्वाद साथ रहेगा तो जो सोचा है वो पालूंगा सर। डेफ़िनेटली नकुल, डेफ़िनेटली। अच्छा, मैं एक और छोटी-सी बात और जानना चाह रहा था कि लोग इंडस्ट्री में जो एक्टर होते हैं वो अपने नाम छोटे-छोटे से रखते हैं। लेकिन तुमने जो है वो 3 नामों को जोड़कर अपना एक नाम रखा हुआ है। तो ये नकुल रोशन सहदेव, इस पूरे 3 नाम के पीछे का जो लॉजिक है वो बताओ? सर अगर सपने बड़े हैं तो नाम भी बड़ा ही होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरा एक्चुअल नाम थोड़ा छोटा था, वो था नकुल सहदेव। गली बॉय के रिलीज़ होने के पहले मेरे नाना जी की डेथ हो गई थी, और जैसे मैंने बताया था कि जो मैंने सपना देखा था उसमें नाना जी का एक बहुत बड़ा योगदान था। तो मेरे दिल में सिर्फ एक ही चीज़ आई कि अब ये सपना कंटिन्यू रखने के लिए, क्योंकि मैं उनकी आंखों के सामने तो पूरा नहीं कर पाया, तो कम से कम उनका नाम तो बड़ा कर सकता हूँ। तो मैंने अपना सपने के साथ-साथ अपना नाम भी थोड़ा बड़ा कर लिया। तो जो रोशन है वो मेरे नाना जी का नाम है। तो अब जब परफ़ॉर्म करने जाता हूँ तो कहीं न कहीं यही सोचता हूँ सर कि कुछ नहीं हो तो उनका नाम बड़ा कर दूँ, और जो भी परफ़ॉर्मेंस दूँ और जब लोगों की तारीफ़ मिले तो उस तारीफ़ के हकदार वो भी हैं। तो इसीलिए उनका नाम बीच में जोड़ लिया रोशन। तो इसीलिए मैंने अपना खुद ही नामकरण किया। वो अब हो गया है नकुल रोशन सहदेव। ओह! नकुल, ये तो बहुत ही इमोशनल वजह आपने बता दी। ख़ैर, एक बार फिर आपको जितने भी प्रोजेक्ट्स आपके आने वाले हैं, उन सभी के लिए बहुत-बहुत बधाई। और मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को इस इंटरव्यू को सुनने के बाद, जितने भी हमारे रेडियो प्लेबैक के साथी हैं या श्रोता हैं, उन सबको आपके सभी आने वाले प्रोजेक्ट्स का इंतज़ार रहेगा। हम सब की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको। और जाते-जाते 2 शब्द हमारे रेडियो प्लेबैक की टीम और हमारे श्रोताओं के लिए। सजीव सर, थैंक यू सो मच मुझे ये एक मौका देने के लिए कि मैं अपनी आवाज़ मैं किस तरीके से एज़ एन एक्टर काम करता हूँ, मेरा क्या थॉट प्रोसेस रहता है, वो ऑडियंस तक पहुँचाने के लिए मैं डीपली थैंकफुल हूँ सर उसके लिए। और रेडियो प्लेबैक के जितनी ऑडियंस हैं और आपके जितने टीम प्लेयर्स हैं, जो लोग पीछे मेहनत करते हैं, मैं उन सबको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप सब इतनी मेहनत से मेरी आवाज़ मेरी ऑडियंस तक पहुँचा रहे हैं। मेरी ये बातचीत है सजीव सर के साथ, ये आप ऑडियंस तक पहुँचा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, और आगे लाइफ में मैं आप सब लोगों से मिलना चाहूँगा। सजीव सर, मैं आपसे ज़रूर मिलना चाहूँगा, मैं आपकी पूरी टीम से मिलना चाहूँगा, और ऑडियंस से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता रहूँगा। मैं अपनी तरफ से आप लोगों को पूरा प्यार देता रहूँगा, और थैंक यू सो मच मेरे विश्वास को जगाए रखने के लिए, मेरी मेहनत को हमेशा सहारने के लिए। और एक चीज़ का वादा है कि मेहनत में कभी कमी नहीं रहेगी, और आपको एंटरटेन करना मैं कभी बंद नहीं करूँगा, और अच्छी से अच्छी कहानियों का पार्ट बनते रहूँगा। थैंक यू सो मच। Radio Playback India.